हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आखिर ये होता क्या है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भारत के वे कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने वहाँ अर्थात अपने लेजिस्लेटिव में यह बिल, यह जो विधेयक है यूसीसी विधेयक जो है वह पारित कर लिया है। आपको पता होगा यूसीसी, जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है, यह संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी है अर्थात राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उसी में आपको आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में आपको देखने को मिल जाएगा यूसीसी के बारे में। अर्थात मुख्य रूप से मैं जो बात कर रहा हूं वह किसकी, तो समान नागरिक संहिता की। तो समान नागरिक संहिता की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने लागू किया था गोवा पे, अर्थात आज़ादी से पहले वहां पे लागू था। आखिर होता क्या है ये समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी जो होता है वह होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चूंकि भारत में आपको पता होगा जैसे बीएनएसएस हो गया, या आपको पता है कि हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके अंतर्गत जो हिंदू हो गए या सिख हो गए, उनके मतलब अंदर जो भी जो शादी विवाह या विच्छेद से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, कानून होती हैं, उनके हिसाब से यह काम चलता है। ठीक वैसे मुस्लिम कम्युनिटी के से रिलेटेड जो उनमें शरीयत होता है, यानी एक तरह से धार्मिक लॉ जो होता है, उसके अनुसार से निर्णय लिए जाते हैं। उसमें क्या गलत होता है, क्या सही होता है, उस हिसाब से उसका लॉ बनाया गया है, उसका कानून बनाया गया है। अर्थात कहा जा सकता है कि अलग अलग धर्मों के द्वारा अपने धर्म के प्रति एक कानून है, एक लॉ है, वह मुख्य रूप से अलग अलग चलता है। लेकिन आपको पता है कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद से आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया, अर्थात संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो इस सीधी सीधी बात है, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तो संविधान के सारे प्रोविज़न जो है वह सभी के सभी लागू हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब सभी प्रोविज़न लागू हो गए तो क्या हिंदू जो एक्ट है या हिंदू जो लॉ है उसके अनुसार, या मुस्लिम शरीयत लॉ है उसके अनुसार क्या अलग अलग नहीं किया जा सकता है? तो यह छोड़ा गया हमारे संविधान में, राज्य के ऊपर डीपीएसपी में छोड़ा गया। क्योंकि हमारा जो मुख्य रूप से राज्य है अर्थात जो देश है, उसमें आपको दिखाई देगा कि अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो जैसे जैसे विविधता है, भौगोलिक विविधता से लेके भाषाई विविधता से लेके सांस्कृतिक विविधता से लेके, ये सारी चीज़ें जो है या ऐतिहासिक विविधता भी आपको यहाँ पे दिखाई देती हुए नजर आएगी। लेकिन बात आती है कि संविधान की सबसे ऊपर है कौन, और सबसे संप्रभु अगर कोई चीज़ है तो वह है हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे संप्रभु अगर कोई चीज़ है जो कि संविधान है भारत का, तो भारत का संविधान जो है आपको पता है भाग 3 में मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि कानून के नज़र में, विधि के नज़र में, लॉ के नज़र में, संविधान के नज़र में सभी नागरिक जो है एक समान होंगे। तो जब सभी नागरिक एक समान होंगे इसका मतलब उन सभी के अधिकार भी एक समान होंगे और उन सभी को समान दृष्टिकोण से देखा भी जाएगा। यह हमारा जो है मुख्य रूप से संविधान कहता है। लेकिन अब इस स्थिति से अगर ये अलग अलग लॉ रहेंगे, ये अलग अलग जो कानून रहते थे, या अभी भी लगभग आपको पता है कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, तो अभी भी सभी राज्यों में लागू ये नहीं है, क्योंकि राज्यों के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल कारण होता है और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जो विविधता कारण है सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से या भौगोलिक रूप से, ये भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है। जैसे आप जाएंगे नागालैंड साइड में तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस किए जाते हैं जिसको अगर ऑन द होल पे देखा जाए तो इथिकल नहीं है, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। ऐसे आपको मतलब आप अगर अपने संस्कृति की ओर से अगर देखेंगे तो आपको सीधे सीधे यही आएगा डिसीजन आपके अंदर से कि ये चीज़ें गलत हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ की कम्युनिटी के लिए वह उनका कल्चर है, अब उसको अगर आप बैन करेंगे तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसलिए कोई भी राज्य जल्दी से आपको दिखाई देगा हस्तक्षेप करता हुआ नजर नहीं आता है। तो यूसीसी लाया क्यों जा रहा है, आप इसका क्रक्स समझ गए होंगे कि अलग अलग राज्यों के द्वारा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। हालांकि सबसे पहले अगर यूसीसी की बात किया जाए, कोई राज्य लागू किया था तो गोवा किया था, लेकिन वह स्वतंत्रता से बहुत पहले ही कर लिया गया था, अर्थात पुर्तगालियों के द्वारा वह किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता की बात किया जाए तो अभी हाल फिलहाल में तीसरे राज्य के रूप में असम अभी
उभर के सामने आया है जिसने यूसीसी लागू करने की बात कही है, अपनी लेजिस्लेटिव में पास कराई है, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कराया है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या, जैसे पहला अगर मैं थोड़ा सा और इसमें बता दूं स्टैटिक्स रूप में, तो सबसे पहले इसको लागू किया गया पुर्तगालियों। तो सबसे पहले जो है पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया, मैंने आपको बताया कि वह गोवा में किया गया है ना। उसके बाद से आपको दिखाएगा यूके में लागू किया गया। यूके कौन सा राज्य है आपको पता है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, अपने ही देश का एक राज्य है जो 2000 ईस्वी में उत्तरांचल के नाम से बनता है और 2007 में उसका नाम उत्तराखंड चेंज करके किया जाता है। तो उत्तराखंड लागू करने वाला यह पहला राज्य था स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो। सेकेंड नंबर पे गुजरात ऐसा राज्य है जो अपने वहाँ यूसीसी लागू किया है आर्टिकल 44 का प्रयोग करके। अब थर्ड नंबर पे जो है आसाम, जो पूर्वोत्तर का राज्य है, जिसको 7 सिस्टर में से एक कहा जाता है, जो पूर्वोत्तर के लगभग सभी, लगभग ही नहीं बिल्कुल सभी के सभी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन सभी से सीमा साझा करता है। और यह जो राज्य है असम, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यह बांग्लादेश से ट्वाइस यानी 2 बार जो है सीमा साझा करता है। और एक और राज्य है मेघालय, जिसको यह 3 ओर से घेर के रखता है, अर्थात मेघालय की सीमा अगर आप देखेंगे तो एक ओर से बांग्लादेश से लगती है और 3 ओर से असम से लगती है। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं यह तीसरा जो है राज्य बनने वाला है, कौन है, असम, जो कि मुख्य रूप से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है आर्टिकल 44 का प्रयोग करके। अब इसके लागू हो जाने से क्या मतलब फायदे होंगे, क्या इसमें परेशानियां हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखने का काम करते हैं। तो इसके लागू हो जाने से एक चीज तो कंफर्म हो गया आपको कि सभी लॉज हो गए या सभी कानून हो गए वह संविधान के अकॉर्डिंग हो गए, बीएनएसएस हो गया या संविधान हो, मूल संविधान हो गया, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अर्थात ना ही मुस्लिम शरीयत लॉ चलेगा और ना ही हिंदू जो लॉ चलता था उसके अनुसार चलेगा, बल्कि जो हमारा संविधान लिखित किया गया है, संविधान के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी वह सब पे लागू होगी। इसका मतलब ये हो गया, ठीक ना। अब इसमें कुछ बुराइयां भी थी, बुराइयां का मतलब यूसीसी में बुराइयां मैं नहीं कह रहा हूँ, बुराइयां मतलब ये थी यूसीसी लाना जरूरी क्यों था, क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग ये जो कानून थे, अलग अलग धर्मों के जो कानून थे उसमें टसल्स आ जा रहे थे। अर्थात वहाँ पे अगर कोई अनह्यूमैनिटी जैसी कोई कृत्य हो रहे थे तो वहाँ पे गवर्नमेंट या वहाँ पे राज्य जो है एक्शन नहीं ले पाता था। कारण सीधे साधा यही था कि उसका अपने धर्म के अनुसार कानून था, उसके कानून में आप उसके धर्म के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ें जो है दिक्कतें पैदा कर रही थी। अब यूसीसी लागू हो जाएगा तो वह डायरेक्ट जो है अंडर आ जाएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो कानून बनाया गया होगा उसी के अंतर्गत वो आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो 3 तलाक के बारे में आपने सुना होगा। आपको ऐसे पता है कि ऑन द होल पे किसी भी, चाहे महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे जेंडर वाइज कोई भी व्यक्ति हो, उस पर भेदभाव करने का निषेध है। हमारा संविधान डायरेक्ट कहता है किसी महिला, पुरुष या किसी धर्म से या मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि बहुत वर्षों से एक प्रथा चली आ रही थी जिसमें 3 तलाक के मुद्दे थे, अर्थात तलाक 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 केवल 3 बार कह देने से ही उस व्यक्ति से तलाक हो जाता था, वह महिला का, और उस महिला के सारे अधिकार जो है वंचित हो जाते थे। और ये केवल जेंडर की मार्फा तक देखा जाए तो महिला को नीचे दिखाने के लिए, उस पर हिंसा, उस पर कृत्य करने के लिए, और एक तरह से अनह्यूमैनिटी जैसे प्रैक्टिस जो है होते थे। अब यूसीसी के आने की वजह से वहाँ की राज्य सरकार कानून लगाएगी तो वह सभी के, जैसे अगर हिंदू धर्म में अगर किसी महिला के साथ ऐसे या कोई कृत्य किया जा रहा है तो वो सारी चीज़ें हो रही, ठीक मुस्लिम धर्म में भी अगर वैसे किया जा रहा है तो वो भी उसके अंडर आ जाएगा। तो ये तो इसके फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या हैं, इसके दिक्कतें क्या हैं। इसमें मेन दिक्कत इसमें ये आपको नजर आता हुआ नजर आएगा कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है, जो ऐतिहासिक विविधता है, जो भौगोलिक विविधता है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वह कहीं ना कहीं, या भाषाई जो विविधता है वह कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा प्रभावित होते हुए। तो यहाँ पे कंसर्न भी इसका है और इसको मुख्य रूप से जो है आप देखेंगे इसके बेनिफिट भी है। तो ऐसा करने वाला एक कौन सा राज्य हो गया, तीसरा 1 नंबर का ये राज्य हो गया। जैसे मैं अभी अब बता रहा था, शादी से रिलेटेड, तलाक, विरासत, उत्तराधिकारी से, या जो दत्तक पुत्र जो ग्रहण था उससे रिलेटेड, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग कानून थे जो मुख्य रूप से यूसीसी लागू हो जाने से सब उसके अंडर में आ जाएंगे। यह धार्मिक रूप से अलग अलग कानून उसमें नहीं रह जाएंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी है। अर्थात अलग अलग धर्मों के जो कानून, जैसे हिंदू कानून हो गया, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून हो गया, ईसाई कानून हो गया, पारसी कानून हो गया, ट्राइब्स प्रथागत जो है कानून हो गया, ये सभी मिलके एक कानून हो जाएंगे और एक तरह से उनको मुख्य रूप से इस तरह से आसानी भी होगी, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाया। लेकिन इसके जो, जैसे मैं बताया कि नागालैंड के साइड्स में आप जाएंगे, जैसे आप जाएंगे साउथ इंडिया में, तो वहाँ के कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं। नॉर्थ इंडिया में आप आएंगे तो वहाँ के कल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ अलग हैं। इसीलिए केंद्र सरकार आपको दिखाई देगी कि यूसीसी नहीं लाती, क्योंकि केंद्र सरकार अगर ऐसा यूसीसी लाती है तो आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब ये जो कल्चरल विविधता है या सांस्कृतिक विविधता है, यहाँ पे चोट पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ये दिखाई देगा कि आर्टिकल 44 का प्रयोग करके जो लाया जाएगा इसमें, यानी इसमें जो संशोधन किए जाएंगे या लागू किया जाता है, वह राज्य का कर्तव्य होता है, तो राज्य के ऊपर है। और इसके खिलाफ आपको पता है कि डीपीएसपी अगर राज्य लागू करता है नहीं करता है, हालांकि डीपीएसपी दिया गया एक गाइडलाइंस की तरह, यानी राज्य को गाइडलाइंस के रूप में कार्य करता है, बस यही इसका काम है। अब राज्य वो करे या ना करे वह उसके ऊपर डिपेंडेबल है। अगर नहीं करता है तो 5 साल बाद उसको जनता को जवाब देना पड़ता है। हमारे लोकतंत्र में यही चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि अगर आप डीपीएसपी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे महिलाएं हो गई, उन पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था। सामाजिक शोषण से संबंधित जो है चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी, या जातिगत जो भेदभाव है यह सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा। उसको ये कहीं ना कहीं कम करने के लिए कोशिश करेगा, या उससे या इन सारी चीज़ों से यह मुख्य रूप से क्या होगी, कमी होगी। आलोचनाओं का क्या कहना है, वही मैं बता रहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगा, इससे चैलेंज किया जा सकता है। व्यक्तिगत कानून जो है वो सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, यह कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाला है। यह विविधता जो है भारतीय संघवाद का एक केंद्र बिंदु है, इस पे कहीं ना कहीं चोट पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसके नेगेटिव है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं जो मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको बताया। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।